नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी युग लिखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो सफर है ना, ये असल में शुरू होता है 2 अक्टूबर 1869 से। अच्छा, पोरबंदर वाला दिन। हाँ, वर्तमान गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी थे, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था। वो राजकोट के दीवान थे शायद। बिल्कुल सही। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह बहुत छोटी उम्र में कस्तूरबा से हो गया था। उनके 4 बेटे भी थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये तो उनका सामान्य परिचय हो गया। अगर हम उनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी शुरुआती शिक्षा राजकोट में हुई, फिर भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से उन्होंने उच्च शिक्षा ली। इसके बाद 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में रहकर वकालत की पढ़ाई भी की। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी का असली जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो भारत या इंग्लैंड में नहीं बल्कि कहीं और ही आया था। आप 1893 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के बुलावे पर उनका दक्षिण अफ्रीका जाना। वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का एकदम वैध टिकट था, लेकिन पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर केवल उनकी चमड़ी के रंग के कारण उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा। और यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया। और इस नई तकनीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ संस्थाएं भी तो बनाई थीं। हाँ, बिल्कुल। 1904 में डरबन में फीनिक्स आश्रम और 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। और एक पत्रिका भी थी शायद। हाँ, 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका भी शुरू की थी। सही। उन आश्रमों का उद्देश्य सिर्फ वहां रहना नहीं था, वो सत्याग्रहियों की एक पूरी फौज तैयार कर रहे थे जो मानसिक और शारीरिक रूप से इस कड़े संघर्ष के लिए तैयार हो। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो पूरे 21 साल उन्होंने बिताए, उसके बाद वो इंसान पूरी तरह से बदल चुका था। और फिर वो दिन आता है 9 जनवरी 1915, जब वो भारत लौटते हैं। हाँ, इसी दिन की याद में आज हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जी हाँ। उनके राजनीतिक गुरु गोखले जी ने उनसे कहा था, पहले पूरे भारत का भ्रमण करो, अपनी आंखें और कान खुले रखो, लेकिन मुंह बंद रखो। अच्छा। और वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैसे ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अरे बाप रे। हाँ, शुरुआती दौर में वे अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में विश्वास रखते थे। यहां तक कि उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। सच में? हाँ, जिसके कारण उन्हें ताने के रूप में भर्ती करने वाले सार्जेंट तक कहा गया था। उन्होंने भारत में अपना पहला जन भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन समारोह में दिया था। फिर 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो मतलब वे अपनी रणनीति को बड़े स्तर पर लागू करने से पहले छोटे छोटे टेस्ट रन कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़े। और वो पहला टेस्ट रन या पहला प्रयोग हुआ साल 1917 में। चंपारण सत्याग्रह। हाँ, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह और पहला किसान आंदोलन था। वहाँ क्या हुआ था चंपारण में? चंपारण जो बिहार में है, वहाँ स्थिति बहुत भयानक थी। ब्रिटिश बागान मालिकों ने वहां 3 खटिया पद्धति लागू कर रखी थी। किसान एकदम भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। तब एक स्थानीय किसान थे राजकुमार शुक्ल। उनके बार बार आग्रह करने पर गांधी जी चंपारण गए। लेकिन उन्होंने वहां जाकर सिर्फ कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था ना? मुझे याद है उन्होंने तो एक पूरा डेटा कलेक्शन अभियान ही चला दिया था। बिल्कुल, मोतिहारी में उन पर मुकदमा भी चला, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को कानूनी दांवपेच में ही उलझा दिया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आता है। चंपारण आंदोलन के दौरान ही बत्तख मियां नाम के एक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी। हाँ, जब उन्हें जहर देने की साजिश रची गई थी। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। सही बात है। चंपारण में उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, बल्कि लगभग 8000 किसानों के बयान दर्ज किए और एक ऐसा पक्का कानूनी केस तैयार किया कि ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। क्या बात है। और पता है, इसी आंदोलन की शानदार सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, तो मतलब अब मोहनदास महात्मा गांधी बन चुके थे। ये फॉर्मूला भारत में काम कर रहा था। एकदम काम कर रहा था।
इसके तुरंत बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूख हड़ताल की थी। हाँ, जो पूरे 3 दिन चली थी। और उसी साल गुजरात में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह भी किया। खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह का महत्व इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जुड़े थे। इन छोटे और स्थानीय सफल प्रयोगों से ये तो साफ हो गया था कि भारत की जनता उनके एक इशारे पर चलने को तैयार है। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। साल 1919 आता है। वो काला साल। ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लाती है जिसे काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट। हाँ, रॉलेट एक्ट का सीधा सा नियम था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। अरे बाप रे। मतलब अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को महज शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। उन्होंने इसके विरोध में 18 मार्च 1919 को मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। और इसी गुस्से का सबसे भयानक परिणाम 13 अप्रैल 1919 को दिखा, जब पंजाब के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। बहुत ही दर्दनाक घटना थी वो। इस एक हत्याकांड ने पूरे देश की आत्मा को छलनी कर दिया। मतलब इन भयानक घटनाओं ने उस व्यक्ति को कैसे प्रभावित किया जिसे खुद अंग्रेजों ने कैसरे हिंद कहा था। उस एक घटना ने ना ब्रिटिश न्याय प्रियता के उनके भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने 1920 में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि विरोध स्वरूप वापस लौटा दी। ये तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा पीआर झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। अब समय आ गया था एक राष्ट्रव्यापी प्रहार का। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने भारत का पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार नहीं था, उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी इसके साथ जोड़ दिया। और 31 अगस्त 1920 को वे खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बने। जी, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। 5 नवंबर 1920 को कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया, 1 वर्ष में स्वराज। हाँ, और इसी दौरान पूरे देश में चरखे को आर्थिक आत्मनिर्भरता के एक बड़े हथियार के रूप में अपनाया गया। चरखा? चरखा केवल सूत काटने की मशीन नहीं थी, वो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ने का एक सीधा आर्थिक प्रहार था। ऐसा लग रहा था कि सच में ब्रिटिश शासन बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। पूरा देश सड़कों पर था। माहौल एकदम गर्म था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। चौरी चौरा की घटना? हाँ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना होती है। उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी और 22 सिपाहियों की जलकर मौत हो गई। उस समय वे गुजरात के बारदोली में थे। और उस हिंसा की खबर सुनते ही 12 फरवरी 1922 को उन्होंने पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस के भीतर भी बहुत मतभेद पैदा हो गए थे। शायद इसीलिए 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में वे खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये उनके जीवन में एकमात्र बार था जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ताकि पार्टी को टूटने से बचाया जा सके। सही कहा। और वो जो ऊर्जा उन्होंने उस समय बचाई थी ना, उसे एक नए और कहीं ज्यादा बड़े तूफान में बदलने का समय साल 1930 में आया। और वो तूफान था दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरुआत, सिर्फ 78 भरोसेमंद अनुयायी, 24 दिन की लंबी पैदल यात्रा और 388 किलोमीटर का सफर तय करके 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले के दांडी गांव पहुंचना। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक नमक पर भी टैक्स लगा रखा था और भारतीयों को इसे खुद बनाने की मनाही थी। जब उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक उठाया ना, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया जहां दोनों तरफ से अंग्रेजों का ही नुकसान था। दोनों तरफ से कैसे? देखिए, अगर अंग्रेज उन्हें एक मुट्ठी नमक उठाने के लिए गिरफ्तार करते तो पूरी दुनिया के अखबारों में उनका मजाक उड़ता कि इतने बड़े साम्राज्य को एक बूढ़े आदमी के नमक से डर लगता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर गिरफ्तार नहीं करते तो भारत के करोड़ों लोगों में ये संदेश जाता कि ब्रिटिश कानून अब कमजोर हो चुका है। और इसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि तत्कालीन ब्रिटिश वॉयसराय लॉर्ड इरविन को मजबूर होकर उनके साथ मेज पर बैठना पड़ा। हाँ,
और उसी से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसी समझौते के तहत वे 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। बिल्कुल, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियां तो शुरू से ही फूट डालो और राज करो वाली थीं। हाँ, और उसी फूट डालने की नीति का नतीजा था 1932 का वो समय जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। उस वक्त वे पुणे की यरवदा जेल में थे। जी। समाज को बंटने से रोकने के लिए 24 सितंबर 1932 को उनके और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं। ये भारतीय समाज के शोषित वर्ग को मुख्यधारा के राजनीतिक ढांचे में बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसी दिशा में काम करते हुए उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। हाँ, इसके बाद 1934 में उन्होंने कांग्रेस से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और अपना पूरा ध्यान समाज सुधार और रचनात्मक कार्यों पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, तो उन्होंने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक बहुत ही कमाल की उपमा दी, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब एक ऐसे बैंक का चेक जो खुद दिवालिया होने वाला है। ये उनके रुख में आए एक बहुत बड़े और आक्रामक बदलाव को दर्शाता है। वो समझ चुके थे कि अब बातचीत का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इसी का परिणाम था 8 और 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ भारत का अंतिम और सबसे बड़ा जनविद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में उन्होंने वो नारा दिया था जिसने पूरे देश की रगों में आग भर दी, करो या मरो। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने उन्हें कभी हिकारत से अर्धनग्न फकीर कहा था ना, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। और इतने लंबे संघर्ष, इतनी गिरफ्तारियों और अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जी, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। बिल्कुल। पूरा देश जश्न में डूबा था जी। दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था। लेकिन उस दिन वे दिल्ली में नहीं थे, है ना? नहीं थे। जब सत्ता के गलियारों में जश्न मनाया जा रहा था, तभी आदमी बिना किसी सुरक्षा के नंगे पैर सांप्रदायिक दंगों की आग बुझाने के लिए कोलकाता के नोआखली के गांवों में घूम रहा था। आजादी की खुशी उनके हिस्से में ज्यादा दिन नहीं रही। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस दिन को हम आज शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही दुखद। उनकी मृत्यु की खबर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर जो शब्द कहे थे, वे आज भी इतिहास में गूंजते हैं। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। उनकी समाधि दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई है। पता है, विचारधारा में इतने गहरे मतभेद होने के बावजूद ये सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे दो लोग अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी एक दूसरे का असीम सम्मान कर सकते हैं। और हमें ना उनके उस बौद्धिक शस्त्रागार को भी नहीं भूलना चाहिए जिसने पूरे देश का जनमत तैयार किया। बौद्धिक शस्त्रागार? हाँ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसका प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं चलाए, बल्कि एक तरह से अपना पूरा मीडिया नेटवर्क भी तैयार किया था। हाँ, जैसे यंग इंडिया 1919 में, नवजीवन 1925 में और हरिजन 1933 में। इन पत्रिकाओं के जरिए वे लगातार ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का जवाब देते रहे। सही कहा। उनके प्रभाव का दायरा भारत से बहुत आगे निकल चुका था। उनकी शिष्या मीरा बेन, जिनका असली नाम मैडेलिन स्लेट था, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दुनिया भर की सुर्खियां बटोर रहा था, तब प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। क्या बात है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी युग को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।